का जनसत्ता में मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आपसे बात करेंगे कि कल यहां पर दिल्ली सेवा बिल जो है सत्र में पास हुआ, लेकिन राघव चड्ढा यहां पर मुश्किलों में घिरते हुए नजर आए। आपको बता दें कि उन पर विशेषाधिकार के हनन का आरोप लगा। आपको बता दें कि उन्होंने इस बिल को यहां पर सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जो हस्ताक्षर और सदस्य के नाम बताए, उन पर अब बवाल हो गया है, क्योंकि पक्ष की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि 2 सदस्यों का कहना है कि उन्होंने इस पर सिग्नेचर नहीं किए हैं, जिसको लेकर अमित शाह बेहद गुस्साए नजर आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राघव चड्ढा पर अब एफआईआर का जो किस्सा है वो मंडरा रहा है। राघव चड्ढा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही। राघव चड्ढा पर फर्जी हस्ताक्षर कराने के आरोप लगे हुए हैं। राघव चड्ढा पर लगे संसद में फर्जीवाड़े के आरोप, और अगर ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो आपको बता दें उनकी सांसदी भी छिन सकती है। दिल्ली सेवा बिल के दौरान विवादों में राघव चड्ढा घिरे हुए नजर आए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा दें। फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में लगातार चर्चा जारी है, लेकिन कल यानी सोमवार को जब राज्यसभा में दिल्ली सर्विस विधेयक जो है वो पारित हुआ, उसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा मुश्किलों में फंसते हुए नजर आए। आपको बता दें कि राघव चड्ढा इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव लेकर आए थे। इस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के नाम शामिल किए गए थे, जिनका कहना है कि उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, ना ही उन्हें इस बात की खबर है कि किसने हस्ताक्षर किए और ये पूरा जो सेलेक्ट कमेटी की लिस्ट बनाई गई ये कब बने। आपको बता दें राज्यसभा उपसभापति हरिवंश जी ने यहां पर कहा है कि फिलहाल इसको लेकर एक जांच कमेटी बनाई जाएगी, वो जांच भी करेगी। आपको बता दें सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करवाने के आरोप पर चड्ढा ने भी साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि यहां पर जब विशेषाधिकार समिति मुझे नोटिस भेजेगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। आपको ये बयान भी सुनाएंगे। फिलहाल आपको बता दें दिल्ली सर्विस बिल तो पास हो गया, लेकिन यहां पर राघव चड्ढा जो है वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे, क्योंकि साफ तौर पर पक्ष की तरफ से आपको बता दें कि कहा गया इस पर पूरी जांच होनी चाहिए। अमित शाह बेहद गुस्साए हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ यहां पर फर्जीवाड़ा दिल्ली सरकार का नहीं बल्कि संसद के साथ भी फर्जीवाड़ा है। आपको सबसे पहले राघव चड्ढा का बयान सुनवा देते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। Let a notice be given. I am telling. Let a notice be given. I will respond to it. पर राघव कैसे देखते हैं दिल्ली सर्विस? ओहो, अरे बाबा, I will respond. My dear friend, no signature is needed. मुझे जब नोटिस आएगा मैं उसका खुल के जवाब दूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं परेशान नहीं हूं, आप परेशान हो रहे हैं। मुस्कुराइए। देखिए, बिल ये इससे ज्यादा गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल भारत की संसद के भीतर आज तक नहीं लाया गया। हमने लेजिस्लेटिवली एक मजबूत लड़ाई लड़ी। आपने देखा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी 100 से अधिक मत इंडिया ब्लॉक के हक में और इस बिल के विरोध में पड़े। हम लेजिस्लेटिवली हो सकता है इस गैर संवैधानिक अलोकतांत्रिक बिल को रोकने में सफल नहीं हुए हों, लेकिन जुडिशियली कोर्ट कचहरी में हम पुरजोर लड़ाई लड़ेंगे। 3 बार यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन आया। 2018 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में निर्णय दिया। 2023 में संवैधानिक पीठ ने अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला दिया, और इस बार भी अब जो 3rd राउंड ऑफ जुडिशियल स्क्रूटनी बना है, इसकी संवैधानिक पीठ जो है, यह भी मेरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के और लोकतंत्र के हक में फैसला देगी। मैं, जैसा कि मैंने कहा, आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको। यहां पर सुना उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से कहा कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं, जब विशेषाधिकार समिति मुझे नोटिस भेजेगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। फिलहाल उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी आज हुआ वो ठीक नहीं हुआ, यहां पर संवैधानिक तरीके से चीजें नहीं हो रही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब समिति मुझे नोटिस भेजेगी तो मैं उसका जवाब भी दूंगा। आपको बता दें कि सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने राघव चड्ढा का जो प्रस्ताव था उसे फिलहाल खारिज कर दिया गया था, और उसके बाद ये पूरा बवाल जो है वो अब छिड़ गया है। पक्ष लगातार मांग कर रहा है कि यहां पर तमाम चीजों को लेकर जांच होनी चाहिए। अमित शाह सदन में बेहद गुस्साए नजर आए। उन्होंने कहा कि यहां पर सदन के साथ फर्जीवाड़े करने की दिल्ली सरकार ने कोशिश की है। अमित शाह को आपको बता दें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी घेरती हुई नजर आई। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनवा देते हैं। का जिक्र किया, खासतौर पर शीश महल शब्द का इस्तेमाल किया, उस पर विरोध भी हुआ। जो फीडबैक यूनिट है उसका जिक्र किया, विजिलेंस के मामले में जिस तरह की लड़ाई झगड़े हुए उन सब का जिक्र किया कि दिल्ली सरकार जबरदस्ती अपने पास विजिलेंस रखना चाहती थी ताकि जो करप्शन के मामले उन पर पर्दा डाला जा सके।
देखिए, अमित शाह जी के भाषण में 1.5 घंटे उन्होंने भाषण दिया, सिर्फ एक ही चीज निकल कर आई कि उन्हें आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि वो तो 20 साल से गुजरात में सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, मध्य प्रदेश में चला रहे हैं, लेकिन किसी भी राज्य में वो 24 घंटे बिजली या फ्री बिजली नहीं दे पाए। किसी भी राज्य में हर घर तक पानी नहीं पहुंचा पाए। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं कर पाए। सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर नहीं कर पाए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के काम से अमित शाह जी को डर लगता है, और उनके 1.5 घंटे के भाषण में ये डर छलक रहा था। पर मैं अमित शाह जी को बताना चाहती हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बताना चाहती हूं कि कल आपने अरविंद केजरीवाल का अधिकार नहीं छीना, आपने दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार को छीना है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता आपको इसका जवाब देके रहेगी। कई पार्टी नहीं जो बिल है उसके खिलाफ, लेकिन जो गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को एक तरह से सचेत किया कि आप आम आदमी पार्टी की गोदी में बैठे हो, लेकिन बिल पास होने के ठीक बाद यही पार्टी आपको छोड़कर चली जाएगी, इंडिया ब्लॉक छोड़ देगी। देखिए, मैं तो सबसे पहले सभी इंडिया ब्लॉक की पार्टीज का, सभी पार्टियों का, सभी एमपीज का जिन्होंने इस जीएनसीटीडी अमेंडमेंट बिल का विरोध किया, जो दिल्ली की जनता के साथ खड़े रहे, उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने इस बात को पहचाना कि ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश के संघीय ढांचे को बचाने की लड़ाई है। और खास करके हम धन्यवाद करना चाहेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का, जो बीमारी की हालत में भी व्हील चेयर पर पार्लियामेंट में आए, शिबू सोरेन जी का, जो खुद बीमारी की हालत में रांची से एयर एम्बुलेंस दिल्ली में आए। और मैं ये मानती हूं कि जो सारे इंडिया ब्लॉक के एमपीज, एक एमपी मौजूद रहा, उससे भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये सारी पार्टियां संविधान के बचाव के लिए, संघीय ढांचे के बचाव के लिए, लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके लिए साथ हैं और साथ रहेंगे। अभी इस पे एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जितना संख्या एक तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ करती थी विपक्ष, उससे ज्यादा हमारी संख्या रही, सब मिलजुल कर एक साथ खड़े रहे। और इसे बिल के विरोध की बात नहीं, ये संगठन की बात है कि जो विपक्षी दल एक साथ आए उनकी मजबूती दिखी वहां पर। बिल्कुल मजबूती दिखी कि संविधान का अगर कोई हनन करने की कोशिश करेगा तो सब लोग एक साथ खड़े रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करेगी तो पूरा इंडिया उनके खिलाफ खड़ा रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी संघीय ढांचे को तोड़ने की कोशिश करेगी तो पूरा इंडिया उनके साथ लड़ाई लड़ेगा। ये कल संसद में स्पष्ट मैसेज पूरे देश को गया है। लेकिन एक किया सिलेक्ट कमेटी में बिल को भेजने का, उसमें 5 ऐसे सांसदों के नाम थे जिन्होंने आपत्ति की कि हमसे कंसेंट ही नहीं लिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हम बार बार कहते हैं वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, तो क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो कंडक्ट ऑफ रूल्स है पार्लियामेंट का, उसको भी नहीं पढ़ा हुआ है। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि सिलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी सिग्नेचर चाहिए होता है। सिलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट के कॉन्डक्ट रूल्स में है, सभी जो मेजर पार्टीज होती हैं उससे कोई प्रतिनिधि होता है, ये एक नॉन पार्टिजन ग्रुप होता है। तो राघव चड्ढा जी ने अपने स्वविवेक से कई सारे सांसदों का नाम डाला, उसमें प्रस्तावित किया। ये एक प्रस्ताव था। अगर कोई सांसद सिलेक्ट कमेटी में नहीं होना चाहता तो वो स्पीकर साहब को बताएं, अगर कोई नहीं होना चाहता तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करें। लेकिन कहीं से भी ये प्रिविलेज का मामला नहीं है, परंतु जो बार बार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है उसका सिर्फ एक कारण है कि जिस तरह से गलत तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का प्रयास किया, उसी तरह से राघव चड्ढा की भी सदस्यता छीनने का प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी कवायद है एक चीज दिखाती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनको एक छोटी सी पार्टी के 30 साल के सांसद से डर लगता है। यह है आम आदमी पार्टी की ताकत।
तो आपने यहाँ पर आतिशी का बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर पक्ष ने दिल्ली सरकार का हक नहीं छीना है, दिल्ली वालों का हक छीना है और आने वाले चुनाव में उनको इसका नतीजा भी पता चल जाएगा। आपको बता दें कि आप पार्टी की लगातार जब से मॉनसून सत्र शुरू हुए थे तभी से उनकी परेशानियां जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले मॉनसून सत्र में आपके संजय सिंह को निलंबित किया गया पूरे मॉनसून सत्र के लिए और अब राघव चड्ढा की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगला बयान जो है वो हम आपको संजय सिंह का सुनवा देते हैं। उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है एक बार सुन लीजिए। कल भारत की संसद में एक गैर संवैधानिक बिल पास किया गया और आपने देखा कि किस तरह से गृह मंत्री बौखला के बार बार कह रहे थे राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो, राघव चड्ढा का नाम प्रिविलेज कमेटी में भेजो। किस बात के लिए प्रिविलेज कमेटी में भेजो? क्या आपको इतनी सामान्य जानकारी नहीं है? क्या आपको सदन के कार्रवाई के बारे में इतना भी पता नहीं है? कोई भी सदस्य सेलेक्ट कमेटी के लिए किसी का भी नाम प्रस्तावित कर सकता है और सेलेक्ट कमेटी में नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी के साइन की जरूरत नहीं होती, किसी के सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती। झूठ और अफवाह मत फैलाइए। आपकी पार्टी का काम है झूठ फैलाना, लेकिन हर बात में झूठ फैलाते हैं आप लोग। सभी दलों के लोगों की सेलेक्ट कमेटी बनती है और राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया। अगर उन लोगों को अपना नाम मंजूर नहीं तो उनकी मर्जी है और आप प्रिविलेज सिखा रहे हैं गृह मंत्री जी। आपको इतना पता नहीं है कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं होता उसका नाम नहीं लेना चाहिए सदन में? आप बार बार केजरीवाल जी के खिलाफ आग उगल रहे थे सदन के अंदर, तो इसलिए कम से कम आप लोग प्रिविलेज मत सिखाइए। और अगर आपकी मर्जी है कि पूरे विपक्ष को खत्म करना है, सिर्फ आप और मोदी जी देश को चलाना चाहते हैं, तो खत्म कर दीजिए विपक्ष। किसी को प्रिविलेज कमेटी में भेज के, किसी को निलंबित करके, किसी की सदस्यता रद्द करके खत्म कर दीजिए विपक्ष की आवाज को और आप और मोदी जी और कुछ राज्यपाल मिलकर देश को चलाइए। तो संजय सिंह को आपने सुना। यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा सेलेक्ट कमेटी के लिए सदस्यों के हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतनी छोटी बात यहां पर जो अहम सदस्य उन्हें नहीं पता है कि हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी भ्रम फैलाना, गलत इंफॉर्मेशन देना बंद करे। फिलहाल अगला जो बयान है वो हम आपको सौरभ जी का सुनवा देते, क्या कुछ उनका कहना है। कई आरोप लगाए, कई बातों का जिक्र किया सदन में। उन्होंने ये भी कहा कि शीश महल का जिक्र किया कि उसकी सच्चाई छुपाने के लिए जो फीडबैक यूनिट बनाई गई उसकी सच्चाई छुपाने के लिए विजिलेंस इन सबकी जांच न करे। इसके लिए आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार लगातार इसका विरोध कर रही है। देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। एक गृह मंत्री एक कानून संसद में ला रहे हैं, उनको संवैधानिक मामलों के बारे में बोलना चाहिए, उनको कानून की बारीकियों के बारे में बोलना चाहिए। राजनीतिक आरोप जो हैं उनके बिना पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी एक्ट के बहाने नहीं कर सकते। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि किसी भी उनके सलाहकार ने उनको नहीं कहा कि एक गृह मंत्री के तौर पे लोग और संसद की जो पूरी की पूरी जो इतिहास लिखा जाएगा वो ये चाहेगा कि संसद के अंदर कानून और संविधान के विषय में गृह मंत्री बोलते। ये सब जो राजनीतिक टीका टिप्पणी है ये राजनीतिक रैलियों में शोभा देता है, मगर संसद के अंदर जो है आप इन चीजों के लिए जाने नहीं जाएंगे। अब आगे क्या होगा? आम आदमी पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जिसके जरिए सरकार चलती है वही अब आपके पास नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि देश के इतने बड़े बड़े दल, उनके सांसद हमारी दिल्ली के लोगों के खिलाफ जो बिल आ रहा है उसके खिलाफ बोले और बारीकी से बोले, कानूनी पहलुओं पे बोले। चाहे कांग्रेस के सांसद हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस के सांसद हों, चाहे एनसीपी के लोग हों, चाहे शिवसेना ठाकरे के लोग हों, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। चाहे चेन्नई से स्टालिन साहब की पार्टी हो, सब लोग हमारे विषय में बोले, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हमारे विषय में बोले। बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी फक्र की बात है कि उनके साथ देश के कोने कोने से
बड़े बड़े सांसद जो है उनके हक में लड़े। अब लड़ाई जो है वो तो वैसे भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ी जानी थी, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो है जैसे ही इसकी सुनवाई शुरू करेगा, ये बात साफ समझ में आ रही है कि ये जो पूरा का पूरा कानून है ये संविधान की बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, मूल भावना के खिलाफ है, तो ये जो है सेट असाइड होगा कानून। लेकिन आप जिसे बड़ी बात अपने लिए बोल रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लेकर कांग्रेस को सचेत किया। पार्टी की गोदी में बैठे और कल यही बिल पास होने के बाद यहाँ से निकल के चले जाएंगे इंडिया ब्लॉक से। अब देखिए ये कितनी हैरत वाली बात है कि आम आदमी पार्टी और अपोजिशन पार्टीज की दोस्ती हो रही है, तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी के। सलाह कौन दे रहा है? कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनके सांसदों को रोज जेल भेजते हैं, वो उनको सलाह दे रहे हैं कि आपके लिए ये अच्छा है, ये बुरा है। आप अपने दुश्मन की सलाह मानते हैं, और अगर आपका दुश्मन परेशान है, इसका मतलब काम सही हो रहा है। अमित शाह साहब की और भाजपा की परेशानी इस चीज का परिचय है कि जो ये दोस्ती हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ होगी। दूसरा बड़ा मुद्दा है, गृह मंत्री मूव किया था सेलेक्ट कमेटी में बिल को भेजने का, उसमें 5 ऐसे सांसदों के नाम है जो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारा कंसेंट ही नहीं लिया गया। गृह मंत्री ने इसे फर्जीवाड़ा कहा और उन्होंने चर्च अपील की कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उपसभापति ने भी कहा कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। अब खबर आ रही है कि हो सकता है इस पे FIR भी हो जाए, राघव चड्ढा तो उनकी सदस्यता भी चली जाए। मेरे को 3 बार हो गए विधायक बने, थोड़ी संसदीय और विधायिका की प्रणाली मैं भी जानता हूं। सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए जो मोशन होता है, उस पे सिर्फ नाम लिखे जाते हैं, उस पे कोई सिग्नेचर नहीं होते। किसी भी सांसद के हस्ताक्षर उस पे नहीं थे, ना असली ना नकली। संसद में ये झूठ बयान देना, चाहे वो गृह मंत्री ने दिया हो, चाहे वो संसदों ने दिया हो, कि राघव चड्ढा भाई ने झूठे फोर्ज सिग्नेचर किए हैं, ये अपने आप में गलत बयान है, झूठा बयान है, असत्य है। संसद में संसद की प्रणाली को लेके एक असत्य बात कहना अपने आप में विशेष अधिकार का मामला है। इनके मंत्रियों और सांसदों के ऊपर विशेष अधिकार का सीधा मामला बनता है, और कराए ना FIR कराने के लिए फोर्ज डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। फोर्जरी तो ही नहीं कहीं पे, कैसे कराएंगे? ये गीदड़ भपकियां देना जो है भारतीय जनता पार्टी बंद करे। इनको राघव चड्ढा से परेशानी है, इन्हें परेशानी है कि राघव चड्ढा इनसे सवाल पूछते हैं। इसलिए जिस तरीके से राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म की, अब षड्यंत्र हो रहा है राघव चड्ढा जी की सदस्यता को खत्म किया जाए। आप उन्हें निकाल देंगे तो क्या होगा? वो चुन के आ जाएंगे दोबारा से, सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। लेकिन कई वहाँ पे चेयर से लिए गए, उनके नाम आप पहले पूछ लेते कि हम आपका नाम कमेटी में दे रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तभी करे तो कंसेंट तो जरूरी। अब देखिए, कंसेंट का अगर उस रूल के अंदर प्रोविजन होता कि ये कंसेंट फॉर्म है, इस कंसेंट फॉर्म को भरवा के सिग्नेचर करा के लगाने हैं, तो मुझे दिखा दीजिए कहां पे है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई प्रणाली बना लें, ऐसा तो संभव नहीं है। अगर वो नहीं चाहते हैं तो मना कर देंगे, कोई और बन जाएगा उसके अंदर, उसमें क्या दिक्कत है? कोई जबरदस्ती तो उनको जो है कमेटी में नहीं डाल सकता। मणिपुर विपक्षी चर्चा से भाग रहे हैं, उन्होंने एक तरह से ललकारते हुए अंदाज में कहा कि हम अब कभी भी चर्चा कराना चाहते हैं, आप आके बैठिए, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। 2019 में वोट देश के लोगों ने गृह मंत्री को नहीं दिया, देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है। उनके नाम पे वोट मांगा गया, उनके नाम पे दोबारा 2024 में वोट मांगा जाएगा। संसद में जवाबदेही प्रधानमंत्री जी की है, प्रधानमंत्री जी को चर्चा में आना चाहिए, मणिपुर के सवालों को सुनना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए। आज लोकसभा में खबर है कि राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे सबसे पहले। आपको लगता है कि सरकार को घेरने की जो कोशिश है वो कामयाब होगी? नहीं, बिल्कुल। राहुल गांधी जी काफी दिनों बाद जो है संसद में आ पाए हैं। उनके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र जो है केंद्र सरकार ने रचा। भारतीय जनता पार्टी ने जो है नैतिकता की मूल जो थ्रेशोल्ड होते थे, उनको भी जो है उससे भी वो नीचे गिरे। राहुल गांधी जी को आके जो है लोगों की भावना को वहां पे व्यक्त करना चाहिए, लोगों की आवाज उठाना चाहिए। सर्विसेज और विजिलेंस तो अब मंत्री आतिशी को दे दिए गए हैं, मतलब देने की फाइल CM को भेजी। जी, देखिए, तो CM साहब का अधिकार है, और ये विभाग काफी जो है समस्या देने वाले विभाग रहे हैं। तो जहां भी जाएं, अगर हमारे पास रहते तो भी अच्छा है, और किसी और के पास जाए तो भी अच्छा है। नहीं, दिल्ली में अब सर्विसेज बिल क्योंकि पास हो गया, तो उससे जोड़ के इसे देखा जा सकता है, क्योंकि आपने कहा समस्या देने वाले विभाग।
मतलब ये वो विभाग हैं जिनके ऊपर खूब लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से जो है कई चीज़ों को सोचते हैं, उनका प्रेरोगेटिव है, तो मुझे लगता है अच्छा ही होगा। बीते कुछ दिनों में जो कुछ हलचल रही इस विभाग को लेकर, आप कुछ बताएंगे उसे लेकर? मेरे ऊपर कई मुकदमे दर्ज कराए हैं केंद्र सरकार ने इन विभागों के चलते। मेरे खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र जो है केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के माध्यम से कराए गए इन विभागों के चलते, और आगे जो है लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार आप पार्टी के साथ नजर आ रही है। आपको बता दें कि चाहे वो संजय सिंह के निलंबन की बात हो या फिर दिल्ली सेवा बिल पर बात हो, लगातार कांग्रेस जो है वो आप पार्टी का समर्थन करती हुई और एकजुटता दिखाती हुई नजर आ रही है। अगले जो बयान है राघव चड्ढा पर कांग्रेस पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहना है उनके तमाम नेताओं का, वो आपको सुनवा देते हैं। ये प्रणाली होती है जिसमें इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आवश्यक होता है सरकार को घेर कर लाना, क्योंकि सरकार तो काबू आ नहीं रही किसी के, उनको घेर कर लाना ताकि इन मुद्दों पर चर्चा कर सके, ये इसलिए लाया गया। सर, डेरेक ओब्रायन को जो है सस्पेंड किया गया, कोई भी आवाज उठाएगा उसको या डिस्क्वालीफाई करेंगे या सस्पेंड करेंगे। सर, एक नया मुद्दा और छिड़ा है कल रात से राघव चड्ढा को लेकर। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सेलेक्ट कमेटी में प्रस्ताव भेजा जिस पर जो है 5 सांसदों की जो हस्ताक्षर है उन्होंने नियमानुसार सांसदों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। जब उनका नाम घोषित किया जाता है उसके बाद अगर सांसद इनकार कर देते हैं तो उनका नाम हटा दिया जाता है। ये नियम है। संसदीय प्रणाली को समझना गृह मंत्री के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें ये कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी कैसे देश में काम करती है। नहीं तो आप उसमें कोई सवाल आपको पूछना है तो पूछिए, मैं आई विल इमीडिएटली रिप्लाई, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको लगता है ऐसा कि ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में जो सामंजस्य होता है उसको बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है? नो नो नो, द प्रॉब्लम इन दिस कंट्री व्हाट आई एम सीइंग फ्रॉम द लास्ट 15-20 years is that the senior level bureaucrat who advises the Honorable Prime Minister, who is a very large-hearted, simple and who has concern for the poor in the country, no bureaucrat dissents with his idea to see what is happening, what is going to have the repercussion. My close friends who have dissented have been sidelined, of course, after retirement. Other people whom I know who have not dissented, who have only said yes, 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 have all getting extensions and things like that. So dissent is very important for the advisor to the Chief Minister or the Prime Minister or to the Home Minister, which the IS has forgotten to do this because they are only thinking of their future after 60 years. So do you think that the bureaucracies and the राघव चड्ढे के इस मामले पर आपको बता दें कि अमित शाह बेहद नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि उच्च कमेटी इसकी पूरी तरह जांच करे। आपको ये भी बता दें कि अगर जांच में राघव चड्ढा का ये फर्जीवाड़ा साबित हो जाता है तो उनकी संसद ये जो सदस्यता है वो भी छिन सकती है। इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आ रहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ राघव चड्ढा पर उनका कहना है। ओके सर। देखिए, जिस तरह से बाहर झूठ बोलने की आदत कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को है, वो शायद ये भूल गए कि सदन के अंदर ये चलता नहीं। सदन नियमों से चलता है, हल्ले गुल्ले से नहीं चलता। और आप देश को जितना मर्जी भ्रमित करने का प्रयास करते, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में इनकी पोल खुली है। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कहती थी गैर संवैधानिक ये बिल है, कल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी तिल मिला रहे थे और उनके बाकी लोग बाहर, तो कुछ लोग अंदर गलत जानकारी देकर सदन को गुमराह कर रहे थे, ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से किसी भी स्तर तक गिरने का काम ये लोग करते हैं, जो चिंताजनक है। उनका स्वागत है, वह अपनी बात रखें, पर सदन की मर्यादा के अनुसार बात रखें। और हम तो चाहते हैं कि वह चर्चा करें और मणिपुर पे खुलकर चर्चा करें, ताकि देश को पता लग सके कि मणिपुर का पूरा घटना चक्र के पीछे दोषी कौन लोग हैं। उनका कहना है कि हमारा मुद्दा पीएम ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ नहीं कहा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि संसद में आए और मणिपुर की स्थिति पर बयान दे। वह भूल रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखकर दोनों सदनों के नेताओं का था, आइए चर्चा करें, और जितनी चाहे उतनी लंबी चर्चा करें, परंतु वह चर्चा नहीं करना चाहते। वह राजनीति कर रहे हैं
और जिस धारा के अंदर ये चर्चा करना चाहते थे उसमें डिवीजन ऑफ वोट होता है, और हम नहीं चाहते कि मणिपुर का ये मैसेज आए कि इसमें दो पक्ष हैं, पूरा देश एक साथ मणिपुर के साथ खड़ा है, ये मैसेज आना चाहिए। परंतु विपक्ष राजनीति कर रहा है और दिखाना चाहता है देश को और दुनिया को कि हम मणिपुर के लिए अलग कुछ कर रहे हैं। सेवा बिल पास हो गया, राघव चड्ढा से धोखाधड़ी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसे काला धन कह रहे हैं। राघव चड्ढा से बड़ी धोखाधड़ी तो कोई कर नहीं सकते, ये तो बाहर भी धोखाधड़ी करते हैं, कभी लिकर काम करते हैं, कभी शीश महल बनाती है इनकी पार्टी, और सदन के अंदर भी करते हैं। ये कुछ 5 लोगों को, 5 सांसदों के नाम पर कुछ एक सिलेक्ट कमेटी में रेजोल्यूशन भेज दिया बिना उनसे राय किए हुए, बिना उनके साक्षर के, जो कि जांच का विषय। परंतु जो सच है कि दिल्ली के अंदर एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, एक ऐसी व्यवस्था जो स्वच्छता के साथ काम कर सके, और ऐसी व्यवस्था हो जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, उसके लिए बिल लाया गया है। आप गुजरात प्रमुख कह रहे हैं कि बैठकें हो रही है INDI की, और मुझे उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और आप दोनों अच्छा प्रदर्शन करेंगे चुनाव में, सीटें बंटवारे पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या गुजरात में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को सीटें देंगी? क्या आम आदमी पार्टी का समझौता कांग्रेस के साथ पंजाब में होगा, जिनके 4 पूर्व मंत्री जेल में डाल दिए कांग्रेस ने, और दिल्ली के अंदर तो संदीप दीक्षित और अजय माकन ऑलरेडी झंडा लेकर खड़े हैं? क्या ये कल तक का मामला था, बिल अब इनका रह गया पास होने से? अब देखते जाइए आने वाले दिनों में किस प्रकार आपूर्ण सिर्फ फटवाल होगी। राजस्थान में एक रेप हुआ था, इस पर अशोक गहलोत ने घटना को याद करते हुए कहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं पद छोड़ दूं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ना चाहता। वह सच बोल बैठे हैं, और सच ये है कि आज पूरा का पूरा राजस्थान देश का रेप कैपिटल है। पिछले 1 साल में 810 बच्चियां जो 10 साल से कम उम्र की थी, उनके साथ दुष्कर्म हुए हैं। परंतु मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपनी पद पर चिपके बैठे और अपनी गद्दी पर चिपके बैठे हैं। आज जब यहां पर मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के यहां पर जगदीप धनखड़ के साथ बेहद ज्यादा बहस हो गई, क्योंकि वो उनका जो व्यवहार था वो ठीक नहीं लग रहा था। आपको बता दें कि यहां पर तमाम चीजों को लेकर वो हंगामा करने लगी। हंगामा करते वो बेहद ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे, और इसी को लेकर जगदीप धनखड़ बेहद ज्यादा गुस्से में नजर आए, और उसके बाद पीयूष गोयल ने उनको निलंबित करने के लिए प्रस्ताव यहां पर लेकर आए, और उसके बाद उस पर एक्शन हुआ। और फिलहाल आपको बता दें डेरेक ओब्रायन को बचे हुए मॉनसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पीयूष गोयल और तमाम जो पक्ष थे वो बेहद ज्यादा गुस्साए नजर आ रहे थे। जगदीप धनखड़ ने चेयर से उठकर उन्हें कहा भी कि आप अपनी सीट पर वापस चले जाए, पर उन्होंने मानने का नाम नहीं लिया और लगातार हंगामा करते रहे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे जगदीप धनखड़ ने, बाकी सत्र से उन्हें सस्पेंड फिलहाल कर दिया गया। इसके पहले संजय सिंह को भी इसी तरह का व्यवहार करने के लिए निलंबित किया गया था। धनखड़ और डेरेक के बीच जमकर यहां पर नोकझोंक हुई। तस्वीरें आपको दिखा रही है जगदीप धनखड़ को अपनी सीट से उठकर उन्हें कहना पड़ा कि आप ठीक से व्यवहार करिए और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाइए, लेकिन वो नहीं मानते नजर आए। असंसदीय व्यवहार के चलते उन पर यह एक्शन हुआ। बहस के दौरान काफी उग्र होते नजर आए डेरेक ओब्रायन, जिसके बाद पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का व्यवहार करने के लिए इन पर एक्शन लेना चाहिए, और निलंबित करने के लिए प्रस्ताव भी लेकर आए, जिस पर बड़ा एक्शन हुआ और डेरेक ओब्रायन को यहां पर निलंबित कर दिया गया। क्या कुछ कार्रवाई में हुआ, एक बार आपको सुनवा देते हैं। When the leader of the opposition has been asking for a discussion on Manipur, you allow the discussion on Manipur. That's my point. Honorable members, I name Mr. Derek O'Brien. He must leave the house. I name him. Yes. I wish to move a motion for the suspension of Mr. Derek O'Brien for the remainder of this session. For continuously and willfully disturbing the proceedings of the House, for disobeying the chair, and for continuously creating disturbance in the House. Respected sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the remaining part of the current session for his unruly behavior and becoming of a member of Rajya Sabha today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair, and from his chair disregarding every instruction of the chair, and bringing disrepute and shame to this august House.
डेरेक ओब्रायन पर जब ये एक्शन हुआ उसके बाद विपक्ष बेहद ज्यादा आक्रामक होता नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा जब भी मणिपुर को लेकर या तमाम चीजों को लेकर विपक्ष चर्चा करना चाहता है तो पक्ष उन्हें बोलने नहीं देता और इसी तरह निलंबित कर दिया जाता है। इससे पहले आप पार्टी के संजय सिंह को भी निलंबित किया गया था, जिसके बाद विपक्ष जो है वो बेहद ज्यादा नाराज नजर आ रहा। आपको अगले बयान जो है कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की सुनवा देते हैं कि उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। तो सबने रोका जी, जो दो दल पहले ही अनाउंस कर चुके थे, वाईएसआर और बीजेडी, उनके अलावा सब पूरा विपक्ष इकट्ठा था, इसीलिए तो 102 नंबर हुआ और उन्होंने सबने वोट पाई। कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी उसी पे वोटिंग हुई है। आपको लगता है कि इस बिल के पास हो जाने से दिल्ली सरकार या फिर अरविंद केजरीवाल की जो एक सपना था वो चूक हुआ है? नहीं, सपना क्या है? सपना तो लोगों की सेवा करना था, वो करते रहेंगे। कोई और इसके अलावा और क्या सपना होता है जो इलेक्शन जीत के आता है? सर, आपके नेता राघव चड्ढा के ऊपर भी एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने कई सांसदों के बिना कंसेंट के नाम दिए रेजोल्यूशन में और अब उनके ऊपर प्रिविलेज का मामला बन रहा है। देखिए, कंसेंट में उन्होंने ये नाम दिया है, रेजोल्यूशन में कोई रेजोल्यूशन साइन नहीं करवाया। उन्होंने कहा कमेटी बनाओ और इसमें ये डाल दो। उसमें उन्होंने कुछ अपोजिशन के मेंबरों के किए, कुछ सरकार के मेंबरों के नाम डाले हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि पार्लियामेंट में ये अलाउड है नहीं अलाउड है, कि इसमें कुछ जरूरत भी है करने की, क्योंकि अगर बनाएंगे कमेटी, लेटर से वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है, कमेटी बनाए तो जिसने नई कमेटी में रहना वो ना कर देगा। अब इसमें मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात थी जो बन गई है। बाकी रूल्स का मुझे इतना पता नहीं कि ये हो सकता था कि नहीं, वो रूल्स देखेंगे और फिर जब उसके ऊपर चर्चा होगी। पर मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रेजोल्यूशन में इन लोगों की सहमति है। उन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन के दौरान आप एक कमेटी बना दो और इनको मेंबर बना दो, जिसने नहीं बनना वो मना कर देगा। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि बिना कंसेंट के अगर किसी का नाम डालते हैं तो ये प्रिविलेज का। मेरे ख्याल उस वक्त होम मिनिस्टर साहब अभी अपनी स्पीच दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बिल पास हो रहा था, तो हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया होगा। कई बार पूरा मैटर पता नहीं होता या अभी देखा नहीं होता। बाकी मैंने भी आपको बोला कि मुझे रूल्स का नहीं पता पूरा, कि ये कुछ बनता है, प्रिविलेज नोटिस की जरूरत है या कोई किसी का प्रिविलेज इन्होंने किया है, बट देखो जो होता है। थैंक यू। सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, जो भी प्रभावी तरीके से सरकार के नाकामियों को उजागर करता है, सरकार उसको सस्पेंड करने का एक ठेका ले लिया है कि सरकार के खिलाफ कुछ बोले नहीं। जमहूरियत और जनतंत्र कैसे बचा रहा है, इसके लिए हम लोग सभी आवाज उठाते रहेंगे, चाहे सस्पेंड करे नहीं करे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि लगातार इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि संसदीय व्यवहार करना पड़ता है। अगर आप संसद में मौजूद होते, डेरेक ओब्रायन आज बेहद उग्र नजर आए। क्या कुछ बीजेपी के तमाम नेता इस मुद्दे पर कहना चाह रहे हैं, आपको ये भी सुनवा देते हैं। डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया गया है इंटायर मॉनसून सेशन के लिए। निश्चित रूप से ये जो सदन के अंदर सदन की जो नियमन है, इसके आधार पर अपने माननीय सांसदों का एक अधिकार बनता है कि अपनी बातों को रखें। लेकिन जिस प्रकार से माननीय डेरेक ओबराय जी ने जो सभापति को भी किस तरह से ट्रीट करने जैसी व्यवहार, हाँकने जैसा व्यवहार, ये जो है सांसदों का आचरण नहीं है। और इस प्रकार से व्यवहार करते हुए वो सदन में लगातार कार्यवाही को बाधित करने का प्रयत्न करता रहा, इसलिए कि कहीं न कहीं बंगाल की जिस प्रकार से स्थितियां परिस्थितियां हैं उसके ऊपर में कोई बात ना आ जाए, इस बात को बचाव करने के लिए इस प्रकार से हमेशा से ये कार्यवाही को बाधित करने में लगे हुए थे। इसलिए ऐसे सदस्यों का निलंबन स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। ओब्रायन को
राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है मॉनसून सेशन के लिए। हाँ, नहीं, वो जो आज सडनली वो जो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे थे डेरेक ओब्रायन, जिसके लिए परमिशन से चेयरमैन साहब से पहले से नहीं मिला था, और चेयरमैन साहब ने फिर सडनली बोला कि आई नेम यू, एंड उसके बाद गवर्नमेंट ने मूव किया फॉर सस्पेंशन। नहीं, लेकिन जिस तरह से कल भी चेतावनी दिया गया था चेयरमैन के द्वारा। कल नहीं, बहुत बार पहले से भी दिया गया था, और पहली बार ये नहीं हो रहा है, तो कई बार दे चुके हैं। और इसके ऊपर एक क्या बोलते हैं, चेयरमैन साहब का एक इंस्ट्रक्शंस और जो भी एडवाइजरी है कई बार दिए गए थे, और पर्टिकुलरली डेरेक ओब्रायन साहब को दिए गए थे। तो एडवाइजरी नहीं मानने की वजह से सस्पेंशन सामने आया है। हाँ, इसलिए तो सस्पेंशन के लिए, इंटायर मॉनसून सेशन के लिए सदन में जिस तरह का उनका दुर्व्यवहार पूरे सदन के साथ और माननीय चेयर के साथ था, ये और पहले हो जाना चाहिए था। डेरेक ओब्रायन जी का जो व्यवहार था वो बिल्कुल ही सदन के गरिमा के अनुरूप नहीं था। वो हमेशा जो है हिटेंस क्रिएट करते थे, चेयर को हमेशा उंगली दिखा के बात करते थे, और जानबूझ के वहां पे जो है मीडिया में बने रहने के लिए जो है वहां पे न्यूसेंस क्रिएट करते थे। चेयर ने जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन और पहले हो जाना चाहिए था, ताकि सदन की कार्रवाई जो है अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल पाता। और हमेशा सदन की कार्रवाई में उन्होंने डेरेक ओब्रायन ने जो है वो बाधा पहुंचाने का काम किया। सदन ने, चेयर ने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही है। जनता चुन के भेजती है सांसद को अपने क्षेत्र के या देश के मुद्दों को उठाने के लिए। संसद में एक अनभिज्ञ आदमी की तरह बिहेव करना, ये ना तो संविधान कहता है, ना कोई हमारे देश की संस्कृति कहती है। लेकिन आए दिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जिस तरह से मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है, ठीक नहीं है। सदन में मर्यादा में रह के अपनी बात करिए। टीएमसी वो तो मुझे लग रहा है कि कल मैं देख रही थी उनका राज्यसभा में, इतना वीप अजीब ढंग का कर रहे थे। ये कोई अच्छा नहीं है। चुन के तुम्हें भेजा है, तुम्हारी नेता ने भेजा है, और एक चेयर के लिए उठ के बार बार आप गलत शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। और मुझे लग रहा है कि चेयर से बड़ा पार्लियामेंट में कोई नहीं होता है। चेयर को जो अच्छा लगे या ना लगे उसको देखते हैं। तो एक संसदीय परंपरा के अनुसार रह के बात करनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि जानबूझ के लोकतंत्र का जो है गला घोटा जा रहा है। अब गला घोटने वालों से ये पूछो कि गला अब घोट रहा है कि इस देश में इमरजेंसी लागू हुई थी तब गला घोटा था। गला अब घोट रहा है कि जब सिखों का खुलेआम कत्लेआम हुआ था उस समय गला घोटा था। गला अब घुट रहा है कि जब गौरक्षा आंदोलन के लिए करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में संत दिल्ली में स्वर्गीय इंदिरा गांधी से अपनी मांग करने के लिए आए थे, उस समय संसद में जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी गोरक्षकों के ऊपर, तब संसद की संविधान की धज्जियां उड़ी थी। वो याद करना चाहिए अपना कार्यकाल। देखिए, वो तो मांग रहा था कि ऐसे एक्शन उनके खिलाफ ले लिए जाए, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से 4 बार उनको चेतावनी दी गई है और वो माना नहीं। तो आखिर मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब को और कोई चारा था ही नहीं। आपको बता दें कि यहाँ पर मॉनसून सत्र में आज कई ऐसे वाकये हुए जिसको लेकर तमाम चर्चाएं जो है वो अब तेज हो गई है। आपको बता दें, जयराम रमेश ने यहाँ पर पीयूष गोयल के खिलाफ यहाँ पर विशेषाधिकार एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीयूष गोयल ने इंडिया के तमाम नेताओं को देशद्रोही कहकर घोषित किया है और इसी को लेकर विपक्ष बेहद नाराज है। उन्होंने कहा पीयूष गोयल जब तक पटल पर माफी नहीं मांगेंगे उससे नीचे हम कुछ भी लेने को यहाँ पर तैयार नहीं है। तो पीयूष गोयल को लेकर यहाँ पर आपको
आपको बता दें कि एक बार फिर से विपक्ष निशाना साध रहा है, सदन में माफी मांगने की मांग कर रहा है। पीयूष गोयल ने विपक्षी गठबंधन पर अपशब्द बोले, जिसको लेकर इंडिया गठबंधन के नेता जो हैं वो बेहद ज्यादा नाराज है। उन्होंने गद्दार भी कहा, जिसको लेकर अब जयराम रमेश ने एक ट्वीट भी किया है। भड़का विपक्ष विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव है वो यहां पर लेकर आया हुआ है। विपक्ष ने पीयूष गोयल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ट्वीट में जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यहां पर उन्हें पटल पर आकर माफी मांगनी चाहिए, इससे कम विपक्ष अब कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीयूष गोयल इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े सांसद हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सदन में या फिर तमाम जगहों पर सामने वाली पार्टी को किस तरह संबोधित किया जाता है। उन्होंने हमें गद्दार कहा, इंडिया के तमाम नेताओं को, तमाम पार्टियों को गद्दार कहा और इस तरीके से कहना बिल्कुल गलत है। इस चीज को लेकर लगातार अब विपक्ष जो है वो बेहद हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। तो बयान आपको सुना देते, पूरा मामला क्या है ये भी बताएंगे। ये कौन है भाई बीच में? आराम से लगाओ। आज देश की सुरक्षा से संबंधित एक बहुत ही गंभीर विषय हमारे माननीय सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में उठाया। बहुत ही एक गंभीर विषय देश के समक्ष एक ऐसे अखबार ने उठाया है अमेरिका के, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री विश्व का सबसे बड़ा अखबार कहके दुआई दिया करते थे। उसी अखबार ने पर्दाफाश किया है इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं का, जिनके रिश्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आज सबके सामने आए हैं। हम तो पहले सोचते थे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और रशिया के इशारे पे चलती है, फिर ध्यान में आया 2007-8 में कांग्रेस के परमानेंटली युवा नेता भी चाइना के इशारे पे चलते हैं, उनके साथ एमओयू करते हैं, उनके कहने पे, उनके इशारों पे नीतियां बनाते हैं। आरसेप के गठबंधन में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चाइना के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको याद है उनके समय कैसे देश की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हुई थी और चाइना के साथ भी व्यापार देश के पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को खराब करने वाला बढ़ाया था यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने। परंतु अब जो सामने आया न्यूज क्लिक का मामला, ये तो बड़े गंभीर प्रश्न उठाता है उन लोगों पे जो लोकतंत्र के बारे में बात किया करते थे, जो कहते थे फ्री प्रेस के ऊपर तकलीफ है भारत में। आज समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार के प्रेस के लिए वो दुहाई देते थे, वो तो पेड मीडिया हाउसेस थे, जिनके समर्थन में कांग्रेस, जिनके समर्थन में तृणमूल कांग्रेस, जिनके समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बयान देते थे। ये सब पेड मीडिया था जो फॉल्स नैरेटिव्स, पूरे झूठे देश को अस्वस्थ करने वाले नैरेटिव का प्रचार करते थे, जहां आतंकवादी भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में पेश किया जाता था। चाइना का जो नैरेटिव है उसको भारत में सेट करने के लिए ये सेल्समैन, ये बिचौलिए, ये दलाल मीडिया के स्वरूप लेके मीडिया के आड़ में देश की सुरक्षा के ऊपर प्रहार करते थे और इन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा का इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जो सामान्य मानवी के ऊपर उनके मन में गलत फहमियां और गुमराह करने के लिए गलत बातों को प्रचार प्रसार करके और फिर अलग अलग प्रेस और मीडिया के फ्रीडम के नाम पे वो अपने दुकान को चलाने का काम करते थे। आप सबको याद होगा न्यूज क्लिक ने फॉरेन सोर्सेज से पैसा लिया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, जो एजेंसीज का काम है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना। ये भी सामने आया कि वो जो चाइना से आया था पैसा मीडिया हाउस के पास, उसको रूट करके गौतम नवलखा जो एल्गर परिषद केस में माओइस्ट लिंक के कारण भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट हुए थे,
उनको पैसा दिया गया इस मीडिया हाउस के माध्यम से और करोड़ों रुपए इस मीडिया हाउस को विदेश से आए और अब वो पूरा ट्रेल जो अरविंद केजरीवाल जी का फेवरेट अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने आज पर्दाफाश किया है। साथ ही साथ जब इसकी जांच की जा रही थी तो आपने देखा होगा कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी ने अपोज किया कि ये डेलिबरेट डिजाइन है फ्री प्रेस के ऊपर मोदी गवर्नमेंट का। उसी समय एक वरिष्ठ लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के नेता ने कहा ये फेक रेड है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जो राहुल गांधी जी से बहुत निकट माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक के ऊपर रेड मोदी सरकार का मंत्र है प्रेस को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, सब्जुगेट करने के लिए, स्टिफल करने के लिए। सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के इशारे पे चलती है, उन्होंने इन रेड्स को कहा अटैक ऑन इंडिपेंडेंट मीडिया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार ने कहा ये तो गुजरात के 2002 की तरह असॉल्ट है मीडिया के ऊपर। कार्तिक चिदम्बरम कांग्रेस के नेता और नए नए नेता कांग्रेस के साथ जुड़े जो पता नहीं आज किसके साथ है, कभी तृणमूल के साथ होते हैं, कभी आरजेडी के साथ, वी हैव लॉस्ट ट्रैक। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक को हम सपोर्ट करते हैं और ये रेड जो 80 घंटे चली है ये एक सरकार का एफर्ट है गैग करने का मीडिया को। ये दर्शाता है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए है और शायद चाइना के इशारे पे बना हुआ ये घमंडिया गठबंधन कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, ये सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया है भारत के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ, भारत की एकता और अखंडता के ऊपर प्रहार करने के लिए ये घमंडिया गठबंधन बनाया गया और हम घोर निंदा करते हैं उनके इस व्यवहार का और उनका इस समर्थन जो चाइनीज स्पॉन्सर्ड मीडिया को ये बार बार देते हैं। धन्यवाद। आपने पीयूष गोयल को यहां पर सुना। साफ तौर पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आज पीयूष गोयल पर बेहद ज्यादा गुस्साई नजर आई। साफ तौर पर सभी ने कहा कि पीयूष गोयल जब यहां पटल पर आकर माफी मांगेंगे तभी उन्हें माफी मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें कि इंडिया और तमाम जो इंडिया के नेता है वो यहां पर गुस्साए नजर आ रहे हैं। यहां पर कहा भी गया है, आपको बता दें दिग्विजय सिंह की तरफ से कि बयान की जांच होनी चाहिए, तमाम चीजों पर भी जांच होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सभापति ने भी यहां पर सूचित किया कि जयराम रमेश ने उनसे कक्ष में आकर मुलाकात की है। उन्हें बताया है कि पीयूष गोयल ने विपक्षी दलों के लिए अनुसूचित शब्द का इस्तेमाल किया। तो आगे सभापति ने कहा भी है कि मुझे जांच करने दीजिए, ये सदन में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिलहाल आपको कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान सुना देते हैं क्योंकि वो आज बेहद ज्यादा गुस्साए नजर आ रहे हैं। क्या हो रहा है इस सदन में? भारतीय जनता पार्टी के या मैं कहूं एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पे जो हमारे राज्यसभा में सदन के नेता है, क्या भाषा इस्तेमाल की? ऐसा लगता है जैसे एक सड़क पे बोला जा रहा हो। संसद की गरिमा नष्ट कर रहे हैं वो पार्टी जिसने अंग्रेजों का साथ दिया हो, उसके संगठन ने मुखबिरी की हो, वो जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हो, जिन लोगों ने देश के लिए जरूरत पड़ी तो इंदिरा जी राजीव जी को साथ दी, उनको ट्रेटर कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम इसको हर संभव प्रयास करेंगे, हर लोकतांत्रिक प्रयास करेंगे कि वो माफी मांगे तभी सदन चलेगा। इस घटनाक्रम को कैसे देखें हम लोग, क्योंकि एक बड़ी बात है कि पूरा विपक्ष मिलकर लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ ही मोर्चा लेके आ रहा है। इस स्थिति को कैसे समझें? देखिए, और कोई करता तब भी गलत है, पर अगर लीडर ऑफ द हाउस कर दे तो बड़ी भारी गलती है। और उसके बाद उस पर पूछा भी नहीं जा रहा, हमने तो नोटिस भी दिए। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जब तक सारे विपक्ष के सांसदों को ट्रेटर जो कहा है वो शब्द वापस नहीं लेते, खेद नहीं व्यक्त करते, तब तक सदन नहीं चले। You see, the leader of the house used most objectionable words against the entire opposition.
In parliamentary democracy, the role of the leader of the house is very clear to make run house smoothly, peacefully. Actually, it is his duty. Instead of doing that, he is totally provoking in a most objectionable way today. The words he used, not only Parliamentary Affairs Minister, Sudhamshu, and he is also used to the same style of language. This, I don't know why this type of language is using by the BJP people. Chairman is always talking about the decorum. Yes, we used to agree. We too agree that decorums. But whenever the government treasury benches are speaking, it is not applicable to them at all. It is not acceptable. That is why we moved a privilege motion on that. And sir, another important issue today, Prime Minister also, while addressing the BJP parliamentary party, he said that they are not India, they are Ghamandiya, we want. Brother, you have to understand. He is totally afraid of India. The word India now he is fearing. The coalition of India is now fearing. That is why every day he is attacking India, 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 India. Let him attack India. Let him attack India. The kind of unparliamentary and derogatory words used against the opposition leaders, opposition MPs, opposition parties is something which has to be condemned. We have about 13-14 parties leaders have signed and moved a privilege motion, and it has to be inquired into and the motion has to be put and it has to be inquired into the privilege committee. But at the same time, sir, today Prime Minister, while addressing its MPs in the BJP parliamentary party, he said that it is not India, it is Ghamandiya, and so many other things have been said about the opposition. How do you see this? Who's in it? Prime Minister. See what has been said outside will be taken care outside. What has been said inside, we have procedures to move against them. Issue and what's the matter of? The kind of unparliamentary and derogatory words used against the opposition leaders, opposition MPs, opposition parties is something which has to be condemned. We have about 13-14 parties leaders have signed and moved a privilege motion,